हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं स्वतंत्रता चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वराज के बारे में। स्वराज, जैसे स्वराज का जब आप अर्थ लेंगे, शाब्दिक अर्थ लेंगे, तो उसका मतलब होता है स्व का शासन भी हो सकता है। स्वराज मतलब स्व का शासन, अपना शासन, और स्व के ऊपर शासन यानी कि अपने ऊपर शासन। अगर हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में देखें तो ये राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है, क्योंकि आपने देखा कि भारत जो है ब्रिटिश के अंडर में था, तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे और संवैधानिक स्तर पर और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर ये एक मूल्य का काम करता है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसको प्रेरित किया। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है, और स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट होती है। हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है जो महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। इस पुस्तक के अगर कुछ अंश लें तो उसमें लिखा हुआ है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। मतलब जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जब हम अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध स्वीकार करते हैं, और इसी को हम स्वराज कहते हैं। तो स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। अगर हम आगे देखें तो इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व यानी कि अपने आप को पहचानना और अपने आप को प्रतिबंधित करना और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। तो यही गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज को ऐसी समझ 21वीं सदी में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। तो ये था हमारा स्वराज का कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंध क्या होते हैं? प्रतिबंध होते हैं आपकी स्वतंत्रता पर लगने वाले किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन, उसको हम प्रतिबंध कहते हैं। यानी कि आप ये कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, इसे हम प्रतिबंध कहते हैं। तो इसके स्रोत कौन से हैं? प्रतिबंध जो है प्रभुत्व रूप से लगाया जा सकता है और बाहरी नियंत्रण से लग सकता है। प्रभुत्व मतलब कि सरकार इसको लगा सकती है, और बाहरी शासकों की ताकत जो है उससे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे उपनिवेशवादी शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाए, इसी प्रकार से भारत में ब्रिटिश सरकार ने लगाए। तो इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारें भी कुछ प्रतिबंध लगाती हैं, और लेकिन ये जो सरकार है लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है, और ये जो प्रतिबंध लगते हैं ये समाज में एक आदर्श रूप के रूप में लगते हैं। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सरकार लगा सकती है, बाहरी नियंत्रण से लगाए जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 2 तरीके हम बता चुके हैं। अब हम जिक्र करते हैं हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। प्रतिबंध जरूरी है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, और उससे क्या होगा, पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर एक अव्यवस्था फैल जाएगी और समाज विकसित हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए प्रतिबंधों की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि समाज में छोटे छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, मतांतर भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंध जरूरी होते हैं। कम से कम जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, और कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी कि हम उन सबका विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या हमसे उनसे अलग राय रखते हैं। तो लेकिन प्रतिबंध इसमें क्या काम करते हैं, हमें इसलिए आवश्यकता है क्योंकि प्रतिबंध जो है उनका विचार भी जो है समझने की जो एक कोशिश होती है वो करते हैं। तो ये सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और विवाद हो सके। सो बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की आवश्यकता होती है और ज़रूरत होती है। तो जो कानून है, कानून का संरक्षण है, यही एक प्रकार का प्रतिबंध होता है। तो आप सपोज कीजिए कि अगर कानून नहीं है, तो यानी कि प्रतिबंध नहीं है, तो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी?
तो ताकतवर जो व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो समाज का निचला हिस्सा है, जिसको हम जो है ऐसा तबका कहते हैं जो अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो कानूनों की संरक्षण की आवश्यकता है। तो कानून और स्वतंत्रता आपस में एक दूसरे के पहलू हैं। अगर कानून है तो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के लिए कानून अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपको जो है याद रखना है, और इसलिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ते हैं हानि सिद्धांत। उससे पहले देखते हैं उदारवाद क्या होता है। उदारवाद, इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। उदारवाद का मतलब जैसे लिबरलिज्म वर्ड से बना ही है, तो आपको ये याद रखना है लिबरलिज्म, उदारवाद। लिबरलिज्म लिबर वर्ड से निकला है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि बंधनों से मुक्ति, आज़ाद। तो इसी प्रकार से उदारवाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट को बताता है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी पर जोर दिया जाता है। तो ये उदारवाद का कॉन्सेप्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार के उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हानि सिद्धांत। इसको ध्यान से सुनना है, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हानि सिद्धांत जो है वो जेम्स स्टुअर्ट मिल यानी कि JS मिल के विचारों पर आधारित है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी ऐसे ऑन लिबर्टी। इसमें उन्होंने प्रभावपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत की उम्र में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर ये हम स्टेटमेंट उनका पढ़ के देखें तो सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, ध्यान से पढ़ना है, कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी कि अगर हम किसी पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हम आत्मरक्षा के लिए लगा सकते हैं। इकलौता लक्ष्य सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। कि अगर हम किसी स्वतंत्रता को रोकते हैं तो उसका लक्ष्य ये होता है किसी और की स्वतंत्रता को बचाना। ठीक है, यही हानि के सिद्धांत का मूल तत्व है। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मिल ने आगे बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 2 प्रकार के कार्य करता है। इन कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्वसंबद्ध होते हैं और दूसरे परसंबद्ध होते हैं। स्वसंबद्ध वो होते हैं जिसका संबंध खुद से होता है। जो कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो हमारे अपने ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इन कार्यों के लिए हम किसी प्रकार के प्रतिबंध या किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश ना भी करें तो भी चलता है। लेकिन परसंबद्ध कार्य वो होते हैं जिनका संबंध जो है वो दूसरे लोगों से, यानी कि जो काम आप करेंगे उसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसे हम कहते हैं परसंबद्ध। तो स्वयं संबद्ध कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परसंबद्ध कार्यों में राज्य की हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यों को जब हम हस्तक्षेप करके रोकते हैं, राज्य या सरकार उसको रोकती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हानि का सिद्धांत कहते हैं। तो यही इसका जो है मूल तत्व था। इसी को आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी डिपेंड करता है कि दूसरों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा प्रभाव जिसमें कानून की आवश्यकता ना पड़े, या ऐसा प्रभाव जिसमें कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल देके यहाँ बताया गया है कि अगर कोई जोर से संगीत चलाता है, म्यूजिक चलाता है, तो उसमें आप जो है सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार कर सकते हैं, या फिर उसके साथ बैठ के आप इस पर चर्चा करके उसको मना सकते हैं। लेकिन इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है कि आप पुलिस को बुलाएं और FIR करवाएं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक होता है। ठीक है, या किसी को हानि पहुंचाना शारीरिक रूप से, या किसी की मार पिटाई या मर्डर करना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका जो परसंबद्ध कार्य है वो किस प्रकार का है। तो ये था हानि सिद्धांत, जो है आपको याद रखना है। ऐसे ऑन लिबर्टी में JS मिल ने इस सिद्धांत को दिया, इसे इन विचारों पर आधारित है। तो आज के चैप्टर में मैं समझता हूँ सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ बाकी है। इसको हम चाहते हैं कि अगले वीडियो में करें। तो आज के लिए इतना, और आप इसको अच्छे से वीडियो को दोबारा देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।